देखते हैं, हम रीज़निंग की क्लास कर रहे हैं। तो रीज़निंग की क्लास में हमें पता है आज हमें क्या करना है। जैसे कि आप लोग पहले से ही कल से आप लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम एक सीरीज़ में जो इमेज है उसको जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या आएगा उस चीज़ों पे बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था कल की क्लास में, जिसमें हमने देखा था ना कि ये चीज़ें 45 डिग्री पे एंगल पे घूमती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है ऐसे, तो नेक्स्ट चीज़ ऐसे आएगी तो डी इसका ऑप्शन था, कुछ चेक भी नहीं करना है। आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन पर जो लिख रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं चेक कर लेता हूँ। शबनम? जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए शबनम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ज़्यादातर सीरीज़ के सवाल क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन की या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसमें देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप देखिए इसको एक पॉइंट मान लें, जैसे ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से आप इसको और इसको, इसकी सीमा को निकालना चाहें, इसके डायरेक्शन को निकालना चाहें, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता लग जाएगा चीज़ें कैसे-कैसे घूम रही हैं। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप अब बताइए कि इसमें मुझे अगर यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना हो, तो यहाँ पर ये वाली जो दोनों लाइनें हैं, डॉट वाली और एरो वाली, वो कैसे आएँगी? वो ए, बी, सी, डी में से कोई सी आएँगी। आप बताइए कौन-सी आएँगी? सी। चलिए देखते हैं, सी है क्या? मैंने मान लिया ये एक पॉइंट है, यहाँ से चीज़ें घूमनी स्टार्ट हो। सबसे पहले मैं लेता हूँ ये जिसमें सर्कल बना है। तो सर्कल वाला पहले तो यहाँ है। नेक्स्ट स्टेप में वो यहाँ आ गया, ऊपर पे चल के। नेक्स्ट स्टेप में वो सीधा हो गया, यानी कि यहाँ आ गया। यानी कि हर बार वो 45 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद वो यहाँ आ गया। अब मुझे पता चला, पहले वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। उसके बाद अब वो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि उसका फेस इस तरफ, यानी कि वो इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से बनेगा, ना तो वो ए में है, ना डी में है, ना सी में है, एक ही ऑप्शन में है, बी में। यही आंसर। अब मैं बता देता हूँ आपका सवाल गलत क्यों हुआ। आपका सवाल इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो एरो को तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, एरो को तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, एरो को तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था। अब जैसे ही वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो आपको पता था कि एक आइटम इस साइड को आ रहा है, लेकिन आप ये भूल गए कि वो एरो है या ये गोल है, सर्कल है। तो आपने सर्कल वाला देख के इसे सी को क्लिक कर दिया। दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब समझिएगा मेरी बात। सपोज कीजिए ये एक मैंने बना दिया, देखिए 360 डिग्री घूमता है ऐसे, देखिए सर्कल। तो मुझे पता है, पहले मैं लेता हूँ इसको जिसमें सर्कल बना हुआ। तो सर्कल जो है सबसे पहले स्टेप में यहाँ है। अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो ये जो सर्कल है वो देखिए किस साइड, अगर मैं यहाँ प्लस बना दूँ तो आपको देखेंगे कि सर्कल यहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो 45 डिग्री घूम के ऊपर पहुंच गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से वो 45 डिग्री घूम के यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में वो सीधा हो गया, सीधा हो गया कि यहाँ था तो वो सीधा घूम के कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। इसके बाद आपने देखा नेक्स्ट स्टेप में वो कहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट स्टेप में वो यहाँ पहुंच गया, ये गोल वाला सर्कल। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा घूम के 45 डिग्री नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो अब भी ऐसे ही जाएगा। तो पहले 45 डिग्री घूमने पे यहाँ आ जाएगा।
क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। और जब ये डायरेक्शन होगी तो ऐसी डायरेक्शन ना ए में है, ना सी में है, ना डी में है, सिर्फ बी ऑप्शन में। बी। इसमें है सिर्फ बी में, तो हमने बी का ऑप्शन को चुना। ये तो होगा सर्कल वाले से सोल्व करना। तो देखो हमने सर्कल से सोल्व किया तो एक ही ऑप्शन था, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। जब एक ही ऑप्शन इधर साइड को आ रहा है तो एक ही ऑप्शन, तभी वो हमने टिक कर दिया। दूसरा देखो। चलिए। देखिए एरो है, पहले स्टेप में एरो यहाँ है। यहाँ पर पहले स्टेप जो है इसमें एरो यहाँ है। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे सीधा हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है 45 डिग्री। तीसरे स्टेप में आपने देखा एरो यहाँ आ गया, यानी कि 45 डिग्री फिर घूम गया क्लॉकवाइज। चौथे स्टेप में आपने देखा यहाँ आ गया, क्लॉकवाइज फिर घूम गया 45 डिग्री। तो फिफ्थ स्टेप जो आएगा उसमें 45 डिग्री नीचे घूम जाएगा, तो एरो आएगा यहाँ। तो मैं कह सकता हूँ एरो आएगा यहाँ, और जो ये जो गोल वाला डंडा हमने पता लगाया था वो आएगा यहाँ। तो ऐसा सिर्फ एरो से अगर डिसाइड करें तो दो ऑप्शन कट जाते हैं, सी और बी बचता है। तो सी में है तो, लेकिन ये जो सर्कल है ये कहीं ना कहीं क्या है, इस तरीके से है, इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है, तो ऑप्शन बी। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, देखिए आप लोग क्या समझ रहे हैं जब मैं सवाल आपको सोल्व करके दे रहा हूँ, या जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उससे आप, मुझे नहीं पता कि आपका ब्रेन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, या आपके अंदर क्या चीजें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से आप ये समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। देखिए मेरे द्वारा की गई चीजें एक्सप्लेन, अगर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, आप उन चीजों की जो डेप्थ है वो समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी सी ट्रिक हमारे पास आए और उस ट्रिक से हम सवालों को सोल्व करें, तो काफी मुश्किल है कि आपका कोई डेवलपमेंट हो। मैं जो भी सवाल आपको करा रहा हूँ, जो भी आपने अब तक सवाल किए हैं, मैंने आपको कम से कम ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको याद रखनी पड़ती। और जब कम से कम चीजें याद रखनी पड़ती हैं और सब कुछ आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से सोल्व करना चाहते हैं, तभी संभव है कि आपका कोई डेवलपमेंट। अब आप सोचें कि भाई मुझे ये चीजें करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, तो कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत है, कहीं समझने में कोई दिक्कत है? नहीं, ये दिक्कत है आपकी प्रैक्टिस। अब देखिए इससे आसान कोई तरीका नहीं, मैंने क्वेश्चन को देने से पहले आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से सीरीज से आपके सॉल्व हो जाते हैं, 80 से 85 कुछ। इसमें मैंने अगर कोई और रॉकेट साइंस लगाई हो तो बताइए। सिंपल था, मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई, भाई पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, अब ये यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा मैंने देखा कि ऐसा किस ऑप्शन में है कि ये जो सर्कल है वो इस साइड है, एक ही ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन। कोई अलग से फालतू का कोई बहुत बड़ा लॉजिक या कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन को आप अपने नॉर्मल ट्रेंड कीजिए, उसको कॉमन सेंस जो है वो डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सही हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट पे देखते हैं, चलिए। सेम क्वेश्चन है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर आप डायरेक्शन समझ गए। एंगल्स आपको पता है 0 से 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री घूम सकता है, 90 डिग्री घूम सकता है, 180 डिग्री घूम सकता है, 270 डिग्री घूम सकता है, वो आप देखिए, वो आप ढूंढिए, वो काम है आपका। अब आप देखिए इसी में आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है।
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था क्वेश्चन में। चलो लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए मुझे पता चला कि ये डंडा है। सबसे पहले तो यही देखिए, ये एक लाइन है, ये सीधी है 180 डिग्री पे। उसके बाद आपने देखा ये लाइन ऐसे हो गई नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा ये लाइन सीधी हुई। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा ये लाइन टेढ़ी हो गई। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि पहले लाइन इधर थी, फिर लाइन यहाँ आ गई, फिर लाइन सीधी हो गई, फिर लाइन यहाँ आ गई। इसका मतलब अब ये लाइन इधर को गिरी, यानी कि ये स्टैंडिंग लाइन में ऐसे आई, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन में ऐसे आई। अब जब ये ऐसे आएगी तो मुझे पता चला ना तो ए ऐसी है ना बी है, या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। क्योंकि लाइन तो कैसी आएगी, स्लीपिंग आएगी। भाई यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, अब फिर वापस से यहीं आई, यानी कि लाइन तो यही है। अब समस्या ये है, पहले ये बात बताइए क्या आप इस बात को समझ पाए कि पहले लाइन ऐसे थी, फिर 45 डिग्री घूम के सेकंड स्टेप में ऐसे चलेगी, फिर 45 डिग्री पे यहाँ होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में सीधी हो गई 45 डिग्री घूम के। अब सीधी हो गई तो 45 डिग्री, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, वो फिर 45 डिग्री घूम गई ऐसे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका 45 डिग्री घुमाएंगे तो वो सीधी हो जाएगी। तो सीधी या तो सी में है या डी में है, ए और बी में नहीं है। शबनम क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे 45 डिग्री घुमा रहे हो, उसको मेरे को क्लियर नहीं हो। ये बताइए कि क्या ये क्लियर है कि हाँ ये 45 डिग्री लाइन कैसे रोटेट हो रही है। यहाँ से गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और अब फिर वापस से सीधी हो जाए। ठीक है, ये जब आप चेक कर पाएंगे तो बताइए। शबनम मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने एक क्रॉस बना दिया। मैंने देखा कि पहले लाइन पे यहाँ कुछ बना हुआ है, वो यहाँ है, फिर वो यहाँ आ गया बन के, फिर वो सीधा हो गया लाइन, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में वो यहाँ आएगा। ये तो क्लियर है। और जब आपको बताया कि लाइन सीधी आएगी तो ना तो ए ऑप्शन आएगा ना बी ऑप्शन आएगा। अब बात करते हैं कि या तो सी है या डी है। लेकिन डिसाइड कैसे करें सी है या डी है, क्योंकि ये जो इसने ट्राइंगल बना रखा है, इससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किस साइड आएगा। देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये वाली लाइन है, अगर मैं इसको 45 डिग्री घुमाता तो 45 डिग्री घुमाने पे ये जो ट्राइंगल है ये नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये जो ट्राइंगल है ये 45 डिग्री नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन आपने देखा नेक्स्ट स्टेप में 45 डिग्री ये घूमा तो, लेकिन ये उल्टी तरफ चला गया। ये कहाँ चला गया, ऑपोजिट तरफ चला गया। यही हल्का सा सवाल को टफ करने की कहानी है। जबकि वो होना कहाँ चाहिए था, नीचे की तरफ। अगर वो ऊपर की तरफ घूमने गया है तो वो होना कहाँ चाहिए था। भाई अब ये जब ऊपर की तरफ घूमे तो इस तरीके से घूमे, यहाँ इस तरीके से घूमे, तो ये जो ट्रायंगल है नीचे की तरफ रहे। लेकिन जब हम अगले स्टेप पे गए तो हमें पता चला कि ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये पलट जा रहा है, ये ट्रायंगल हर स्टेप पे पलट जा रहा है। अब जैसे यहाँ इस स्टेप में है, सेकेंड स्टेप में, अगले स्टेप में ये सीधा हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये सीधा हुआ। लेकिन सीधा होने के बावजूद इसको ट्रायंगल को इस साइड आना था, इसको ट्रायंगल को इस साइड आना था, लेकिन ये इस साइड आया। तो इसका मतलब कि ये हर स्टेप में अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, हर स्टेप में। अब जैसे दोबारा देखिए, अब ये यहाँ है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये ऊपर होना चाहिए अगर इसे घुमाएंगे हम 45 डिग्री। लेकिन जब ये नेक्स्ट स्टेप में गया तो देखिए 45 डिग्री तो घूम गया, लेकिन इस तरफ ना होने के कारण ये इस तरफ चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हर स्टेप पे ये कहीं ना कहीं जो मुंडी सी है इसकी, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये अपोजिट साइड में चला गया। ठीक है। अब यहाँ से आगे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें ये जो क्या है, 45 डिग्री घूमना चाहिए, तो लाइन तो सीधी हो जानी चाहिए। अब क्योंकि इसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ है तो यहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, नीचे की तरफ बनना चाहिए। लेकिन हमने अभी ध्यान दिया कि हर स्टेप में वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो ट्राइंगल कहाँ बनेगा, ऊपर। तो ऑप्शन सी। हाँ, ऊपर वाले की डायरेक्शन की वजह से ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी। शबनम आपको मुझे लग रहा है या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है, या आप मोबाइल को रख के भूल गए हैं, हेडफोन हटा दिए हैं आपने, आप मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है आपको या नहीं?
हमने देखा शाहिदा हमने अभी देखा कि किस तरीके से हर स्टेप में 45 डिग्री घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो ट्रायंगल है हर बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था नेक्स्ट स्टेप। तो नीचे जाना चाहिए था। ज्यादातर लोग डी लगा के खुश हो जाएंगे, लेकिन जिसको ये लॉजिक पता होगा कि भाई ये ऊपर नीचे भी जा रहा है तो वो इसको सही करेगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए क्लास का सीरीज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। अब आप बताइए कि ये मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन दिया है। अब आप इसमें बताइए, यहाँ पर अगर कोई मैं बॉक्स बनाऊं तो उसके अंदर इन ए बी सी डी में से ऑप्शन में से क्या आ सकता है? बताइए। ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन आ सकता है, बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसका स्तर इसीलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इसे सोल्व करने के लिए आपको हल्की सी एनर्जी चाहिए। आपका ब्रेन काम करते हुए होना चाहिए। शबनम बी, शाहिदा बी। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ये होती है कॉमन सेंस, जो आपने अब इस्तेमाल करी। जब आप इस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं कर करना। आपको पता है या सात पे या छह या पांच या चार। अब यहाँ जो भी ऑप्शन में आएंगे वो तीन चीज आएंगी। तो तीन चीजें आपने देखी ना, डी में है, ना सी में है, ना ए में है, सिर्फ बी में है, तो ऑप्शन बी। ठीक है। ये लॉजिक है इसका। कुछ लोग सोचेंगे यार यहाँ स्क्वायर गो सर्कल से एक्स हुआ, एक्स से ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, स्टार भी हो सकते हैं। लेकिन सिंपल था, गिनती चल रही है कि सात हो गया, छह हो गया, पांच हो गया, चार हो गया, तो अब क्या आएगा? तीन, और तीन एक ही ऑप्शन में बी में, बी इज द आंसर। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर कोई सीरीज का सवाल आएगा तो कर लेंगे अब आप। आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप लोग कर लेंगे। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसी तरीके के सवाल आएंगे, उसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नंबर के हिसाब से चीजों को चेक करना है। और जैसे अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप वो भी ढूंढ लेंगे। जैसे ये वाला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला सवाल, इसमें भी देखिए क्लॉकवाइज की वजह से आप इसे सोल्व कर पाए, है ना? क्लॉकवाइज की वजह से आप इनकी वजह से भी सोल्व कर पाए, जो तीन ऑब्जेक्ट थे। तो कई बार दो ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से था। ये देखिए, ये एक अलग तरीके का सवाल था कि इसमें चीजें ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी, और इसमें अच्छी बात ये थी कि आपको ये नोट करना था कि हर बार जो छोटा आर्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है वो नया। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें करते रहिए, कोई इशू नहीं। अब देखिए, मैं दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर हो जाए। मैं एक और आपको अभी सवाल सोल्व करवा देता हूँ, जिससे आपको भी कोई फायदा हो। चैप्टर का नाम है मिरर इमेज। चैप्टर का नाम है मिरर इमेज। क्यों आते हैं सवाल मिरर इमेज के आपके एग्जाम में? क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। और कंफ्यूज वो व्यक्ति नहीं होता जिसका माइंड शार्प होता है। और शार्प माइंड के लोगों को गवर्नमेंट पसंद करती है कि वो हमारे पास आके काम। तो ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर सके, और कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे पूछ सके कि सही सवाल क्या, सही आंसर क्या है। तो उस कंफ्यूजन से निकल के यदि आपका माइंड शार्प है तो आप उनको आसानी से सोल्व कर देते हो। और शार्प जो उनके माइंड होते हैं उन्हें गवर्नमेंट भी पसंद करती है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर वाले भी पसंद करते हैं। और कुछ भी ना हो, आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़िए, अगर आपका माइंड शार्प है तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आ सकता, आप कभी स्ट्रेस में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें हैं। रीजनिंग को मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ। ये मेरा कोर सब्जेक्ट रीजनिंग इसलिए है क्योंकि मेरे को इसमें पढ़ाने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं बच्चों को उनकी लाइफ से रिलेट करा पाता हूँ इस सब्जेक्ट को। जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं, आप लाइफ में जितने परेशान होते हैं, वो सब आप जब रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको लोगों की बात समझना भी आसान हो जाएगा। एक एक बात के कई कई मतलब निकालने आपको आ जाएंगे। आपने सामने वाला व्यक्ति आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये सब आपको पता चलेगा। तो मिरर इमेज है, कुछ नहीं है। देखिए, आप सोचे इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला चैप्टर है या पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, मैं एक शीशा रख दूं और यहाँ ऐसे एरो बना दूं, आपसे पूछूं इस शीशे में कैसा एरो दिखेगा, तो आप कहोगे जी ऐसा दिखेगा।
शीशे में ऐसा दिखेगा, बाहर ऐसा है तो। बिल्कुल बात सही है। तो शीशे का मतलब होता है जो इसके क्वेश्चन्स आते हैं, वो इस तरीके के आते हैं। आपको कोई इमेज दे दी गई और एक एमएन रेखा दे दी जाती है, जो ये दे रखी है एमएन। इस तरीके से एमएन रेखा दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है, अगर शीशा एमएन रेखा पर रखा हो, तो एक्स की इमेज इधर कैसे बनेगी? आपसे ये पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है यदि शीशे को एमएन रेखा पर रख दिया जाए, तो आप बताइए वो यहाँ पर कैसी इमेज बनाएगा? आपको इन चारों में से जैसा भी इमेज होगी वैसे आपको करके बतानी है कि अगर एमएन रेखा पर रखें तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? तो आप सब लोगों को पता है यहाँ पर रखोगे तो सी जैसी इमेज बनेगी। आपने आंसर भी दे दिया। शबनम ने ए, शाहिदा ने डी, दोनों का आंसर गलत। सी ऑप्शन है सी। रेखा पे देखो ना, शीशा कहाँ रखा है? शीशा एमएन रेखा पे रखा है, शीशा यहाँ नहीं रखा। यहाँ पे नहीं रखा शीशा। आंसर देना है, सुनना है नहीं। एमएन रेखा पर यहाँ रखा हुआ है शीशा, तो अब जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी। और शीशे में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल अपोजिट बनती है। जो चीज शीशे के पास होती है वो शीशे के पास रहती है, इस तरीके से। और जो चीज शीशे से दूर होती है वो शीशे से दूर होती है। तो ये इमेज बनेगी और ये इमेज सी में है। भाई बात समझ में? पहले सवाल को सुनो। वाई। जी। यस। ठीक है। अब आप इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लीजिए, जिससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, शीशा वो कहीं पर भी रखवा सकता है। जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वो कह सकता है शीशा यहाँ रखिए, एम एन। शीशा यहाँ रखिए, बताइए यहाँ कैसी इमेज बनेगी? तो जैसी इमेज यहाँ है वैसी ही इमेज इधर बन जाएगी। शीशा वो यहाँ भी रखवा सकता है, एम और एन। यहाँ पर इसकी उल्टी इमेज बनेगी, ये बन जाएगी। इधर भी रखवा सकता है, एम और एन। यहाँ पर भी सेम इमेज बनेगी। यहाँ पर भी रखवा सकता है, एम और एन। यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन। ठीक है। तो वो शीशा, एक तो पहली बात, चारों में से किसी भी तरफ रखवा सकता है, कोई सी भी साइड रखवा सकता है। आप अपने ब्रेन में इस तरीके से ब्रेन को ना रखें कि हमारे घर में तो शीशा इस साइड है, तो हम तो शीशा क्वेश्चन में उसी साइड रखेंगे, उसी के अनुसार आंसर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। जहाँ वो शीशा रखवाए वहां रख के देखना, और फिर आपको पता चलेगा कि उसकी इमेज शीशे में कैसी बनेगी। और शीशे में आप ये मत सोचना शीशा खड़ा है या पड़ा है, क्या है, कुछ नहीं। बस जिस भी लाइन पे वो रखेगा उसका उल्टा आपको बनाना होता है। देखो, यहाँ वाली लाइन पे रखा तो इसका उल्टा बना दिया, यहाँ वाली लाइन पे रखा तो इसका उल्टा बना दिया, ये बन गया। यहाँ वाली लाइन पे रखा तो इसका उल्टा बना दिया। बस उल्टा इमेज बनानी होती है, चाहे वो शीशा किसी भी साइड पे रहे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। आप इसे ज्यादातर क्वेश्चंस को तो ऐसे ही सोल्व कर देंगे, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन आए। जैसे मैंने कहा आई, अब आई के किधर भी मैं शीशा रख दूं वो चारों तरफ आई ही रहेगा। यहाँ रखूंगा तो भी आई, यहाँ रखूंगा तो भी आई, यहाँ रखूंगा तो भी आई, यहाँ रखूंगा तो भी आई। तो कुछ इमेजेस तो ऐसी हैं जो कहीं पर भी कैसे भी रख दो वो सेम रहेगी। लेकिन अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना लाइफ में, मैं आपको इतनी मोटी बात बता रहा हूँ, आपसे अगर ये समझ में आ गई तो आपको मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं। बस ध्यान रखना, जैसे मैंने शीशा यहाँ रख दिया, ये जो है एमएन रेखा है, एक यहाँ मैंने शीशा रख दिया, ये एक शीशा रखा। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ, ये इमेज एमएन रेखा में कैसे भी दिखती। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां भी शीशा रखा हुआ है, जहां एमएन रेखा पर रखा है, जो चीज शीशे के पास होगी, जो चीज शीशे के पास होगी, तो उसकी इमेज में भी वो शीशे के पास ही होगी, उसके दूर नहीं होगी। जैसे, ध्यान से देखिए, मैं दूसरा ले लेता हूँ पेन का कलर। जैसे आप देखेंगे ये वाला जो कोण है या ये वाला जो एंगल है, ये शीशे के ज्यादा पास है, ये शीशे के ज्यादा पास है बनिस्बत इस लाइन। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब जब ये एंगल है ये शीशे के पास बनेगा, शीशे के पास बनेगा। और जो चीज दूर है वो शीशे से दूर बनेगी, यानी कि ये वाली लाइन दूर है शीशे के, तो ये शीशे के दूर बनेगी। कभी भी कंफ्यूजन में आप इस शीशे को ऐसे नहीं बनाएंगे कि जो चीज इधर को ऐसी दिख रही है वो भी इधर को ऐसे दिखा दे। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो चीज शीशे से दूर है लाइन, वो शीशे के कहाँ आ गई, पास आ गई। ये आपको कभी नहीं करना,
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चीज़ शीशे के पास है, वो चीज़ शीशे के पास ही रहेगी इमेज में भी। जैसे मैं आपसे एक एरो बना दूँ और मैं ये एरो बना दिया। अब आप देखेंगे कि अब जो एरो बनेगा तो आप देखेंगे ये जो एरो वाली शेप है, वो शीशे के पास है, तो ये जो एरो वाली शेप है, ये भी शीशे के पास ही बनेगी। उल्टा करने में कन्फ्यूज़न होएगा आपको, बहुत बार कन्फ्यूज़न होएगा। हाँ, लेफ्ट में हो, कहीं भी हो, जो चीज़ शीशे के पास हो, वो शीशे के पास बनेगी। जैसे अभी आपको मैंने ये कन्फ्यूज़न दिखाया। अब जैसे ये लाइन बनी हुई है, अब आपको पता है ये जो निब है, ये शीशे के पास है इसके पंखों से। इसके पंखों के मुकाबले ये निब शीशे के पास है। तो पंखों के मुकाबले शीशे में निब पास है, तो निब पास रहेगी और इसके पंख से दूर हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए। देखिए अब जैसे आपको कन्फ्यूज़न है, अब उसने बना दिया बी, बी बना दिया। तो बी इस रेखा पे रखा है, अब आपको बी बनाना है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो कर्व है दोनों, ये शीशे के पास है और ये जो डंडा है ये शीशे से दूर है। तो आपको इसी तरीके से ये कर्व शीशे के पास रखने पड़ेंगे, तो डंडा इससे दूर रखना। शीशे से दूर है डंडा और शीशे के पास है कर्व। ये आपको बहुत सारे कंफ्यूजन से बचा। और देख लीजिए। अब जैसे किसी ने इमेज दे दी, कोई कहने लगा कि ये है जी, ये शेप दे दी। उसने कहा शीशा इसके यहाँ रखा हुआ है, एमएन रेखा ये है। तो कुछ नहीं करना, किसी भी साइड रखे। तो जो शीशे के पास है, जैसे आपने देखा ये चौंची जो है शीशे के पास है, तो माय डियर चौंची इसकी के पास है तो चौंची ही इसके पास रहेगी। ऐसे जो चीज दूर है, डंडा दूर है तो डंडा दूर है। और देख लीजिए। जैसे शीशा उसने रखा यहाँ पे, ये एमएन रेखा है। उस बार उसने पट रख दिया, ये शीशा रखा है और उसने क्या करा, उसने ये बना दिया, ये दे दिया। वो पूछ रहा अगर शीशा एमएन पर रखा हो तो बताइए नीचे वो कैसे दिखाई दे। तो बिल्कुल आसान है। आपको देखना है शीशे के पास एरो है, तो एरो शीशे के पास ही है। आपने देखा इधर प्लेन है, शीशे के पास प्लेन है, शीशे से दूर क्या है, गोल है। तो बिल्कुल सेम बनाएंगे, शीशे के पास लाइन और दूर बनाएंगे गोल। जो दूर है चीज वो दूर। अब ये ऐसे इन्होंने एक हथियार बना दिया, ये जो झुरझुर सा है ये पास है और प्लेन लाइन दूर है। तो झुरझुर सा क्या होगा, पास, और प्लेन लाइन क्या होगी। इस तरीके से इमेज बनेगी। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपने मेरा ये एक बहुत मामूली सा पॉइंट आपने याद रखा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है? ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी साइड पूछ रहा है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो देखते हैं, देखिए क्या हो। तो देखिए एमएन रेखा यहाँ पर है। अब इसके ऊपर इमेज बनेगी तो आप देखिए ये जो सर्कल है ये इसके सबसे ज्यादा पास है, तो क्योंकि ये यहीं बनेगा तो ये इसी डायरेक्शन में यहाँ दिख जाएगा। बाकी तो पूरा रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल एज इट इज बना दीजिए। कुछ भी नहीं करना था सवाल में। आंसर एमएन पे रखने पे ये उल्टा बनेगा इसका। तो उल्टा बनने का तरीका ये है कि जो चीज सबसे पास है वो सबसे पास बनाइए, जो सबसे दूर है वो सबसे दूर बनाइए। बनाया, ऑप्शन सी है। बताइए कोई कंफ्यूजन? मेरी बात समझ में आई आप? नो कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए एमएन रेखा तो ये है और यहाँ से इसको उल्टा बनाना है। इसको क्या बनाना है, उल्टा। अब उल्टा बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल चीज है। स्क्वायर है सबसे पहले तो स्क्वायर जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर में कोई समस्या ही नहीं है। अब कंफ्यूजन है ट्राइंगल में, ट्राइंगल बना हुआ है। अब आपको देखना है कि भाई ट्राइंगल जो है उसकी जो बेस वाली लाइन है वो पास है रेखा के, और जो एंगल वाली कोण वाली लाइन है वो दूर है।
तो इसका मतलब जो पास है वो पास रहेगी और जो एंगल वाली लाइन है वो दूर रहेगी। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। भाई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर है, उसमें कोई चीज दूर नहीं, कोई चीज पास नहीं है, सेम बन गया। अब जो ट्राइंगल है उसमें बेस अलग है और जो पॉइंट है वो अलग है, यानी कि पॉइंट दूर है लाइन से और ये जो बेस है ये लाइन के पास है। तो लाइन के पास बनेगा बेस और पॉइंट बनेगा दूर। ठीक है, ऐसे उल्टा। सेम ऐसे ही ये जो है ओ बिंदु है, ओ बिंदु है, ये पलट के जब आएगा तो जिस साइड है उसी साइड रहेगा, यानी कि बनेगा कहाँ पर, यहाँ। तो ऐसा देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एक के ऑप्शन में है सी। बिल्कुल आसान तरीका। सी है, सी है। बिल्कुल आपने बनाया ना। जब भी कंफ्यूजन होगा आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो चीज शीशे के पास है वो इमेज में भी शीशे से पास रहेगी और जो चीजें नॉर्मल इमेज से दूर है वो शीशे में भी इमेज से दूर दिखेगी। तो देखिए कैसे कैसे कंफ्यूजन करता है। ये तो तीन ऑप्शन इसने गलत ही दे दिए थे ऊपर की तरफ, कोई एक ही ऑप्शन था। अगर हम इस गोले को भी ना ढूंढे तो गोला कहाँ लगेगा, तो भी एक ही ऑप्शन था। चलिए ये देखिए, अब उसने राइन को कहाँ रख दिया, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितना हल्का सा टफ बनाया है उसने। उसने हल्का सा टफ बनाया। आप आंसर दीजिए इसका, चलिए बताइए क्या आंसर है इसका। देखा, क्वेश्चन हल्का सा टफ होते ही कैसे दिमाग घूमने लगता है, काम करना बंद कर देता है, जो पढ़ा है वो सब कुछ भूलने लगते हैं, फिर लगता है टीचर कुछ बता नहीं रहा है। शबनम आपका आंसर नहीं आ रहा अभी। शाहिदा ने आंसर दिया है ए, हो सकता है ये आंसर भी। नहीं क्लियर है सर, ओके कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। चलिए थैंक यू। अब देखिए, अब इमेज बनी हुई है, सबसे पहले तो क्या बना हुआ है, ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल बना हुआ है तो ट्राइंगल को अगर इस साइड में रखेंगे तो ट्राइंगल सेम रहेगा, ट्राइंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंगल पास है, ये इसके पास है, ये मेंटर में है, ये सेंटर में है, ये दूर है, ये दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, यहाँ तक तो सब ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक है। तो ट्राइंगल था, ट्राइंगल का ट्राइंगल बन गया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए एक ट्राइंगल यहाँ बीच में है। अब ये सबसे दूर वाली चीज है, इस शीशे से सबसे दूर वाली चीज है ट्राइंगल। तो मैं कह सकता हूँ इस शीशे से सबसे दूर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगल। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगल, क्योंकि सबसे दूर इससे ट्राइंगल है तो यहाँ पे भी सबसे दूर क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। आपने देखा ऐसी इमेज किस में है, हमने देखा ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा, ये तो चारों ऑप्शन में सेम है। वेरी गुड, बढ़िया हुआ। अब देखिए, अब आप यहाँ आइए इस गोले पे, इस गोले पे, आपको गोला दिख रहा होगा, इस गोले पे आइए। तो आप देखेंगे, आप देखेंगे इस गोले पे, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये शीशे के पास है, और जो डार्क वाला पार्ट है ये शीशे से थोड़ा सा दूर है। यानी कि अगर ये शीशा है और मैंने ये गोला बना रखा है और मैंने ये ब्लैक कर दिया, तो मैं ये जहाँ कह सकता हूँ कि जो ये खाली वाला ब्लैंक वाला पार्ट है ये शीशे के पास है, और ये जो डार्क वाला पार्ट है ये शीशे के दूर है। मैं ये आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ, वरना ये सवाल आंखों में ही सॉल्व हो जाना। तो आपने देखा ये जो पार्ट है व्हाइट वाला, ये कहीं ना कहीं क्या है, शीशे के पास है बनिस्बत इस काले वाले के। तो जब शीशे वाले के पास, जब शीशे के पास ये व्हाइट वाला पार्ट है, तो मुझे पता चला कि अंदर भी व्हाइट वाला पार्ट कहीं ना कहीं शीशे के पास रहेगा और डार्क वाला पार्ट शीशे से दूर रहेगा। यानी कि बाहर जो आएगा वो खाली वाला पार्ट आएगा, अंदर जो है वो डार्क वाला पार्ट आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं शबनम।
ये बात समझ आ रही है या अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? ठीक है, जब ये खाली वाला पार्ट बाहर है तो इधर इमेज में भी जो खाली वाला पार्ट है वो बाहर रहेगा। अब जब आपने ए बी सी डी में देखा तो आपने देखा नहीं, ये तो डी में तो बाहर काले वाला दे रखा है, यार सी में भी काले वाला दे रखा है। हाँ, ए और बी सही है, इनमें दोनों में बाहर जो है वो क्या दे रखा है, पार्ट दे रखा है खाली वाला। तो या तो ए है या बी है। ना तो हम ट्राइंगल से डिसाइड कर पाए ए बी कौन है। अब हम जब इससे गोले से सर्कल से डार्क और खाली वाले सर्कल से हमने डिसाइड किया तो दो ऑप्शन सही है, ए और बी। अब तो एक ही हथियार बचा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा आंसर क्या है, और वो है इस सवाल में दिया गया ट्राइंगल। अब जब हम ट्राइंगल के पास गए, ये जो एरो दे रखा है, जब हमने इसके पास गए तो हमने देखा कि भाई ये इस तरीके से बना हुआ है, और इस तरीके से बना होने के कारण इसकी जो प्लेन वाला एरिया है वो शीशे के पास है, और जो नोक वाला एरिया है वो शीशे से दूर है। तो सेम मुझे करना है, सेम मुझे क्या करना है कि भाई मुझे पता चला कि ये शीशे में कहीं ना कहीं जब मैंने देखा तो नीचे प्लेन वाला एरिया शीशे के पास है, और ये जो एरो बना हुआ है ये शीशे से हल्का सा दूर है। तो सेम इसी तरीके से जब मैं देखूंगा तो जो प्लेन वाला एरिया है वो शीशे के पास बनेगा, ये शीशे के पास हो गया, और नोक जो है वो शीशे से दूर बनेगी। तो जब मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया कि इस तरीके की इमेज बननी चाहिए जैसी मैंने यहाँ बनाई है, और ऐसी इमेज सिर्फ ऑप्शन ए में है। ये इसके लिए मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज पास है वो दूर है। अब देखिए ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये वाली इमेज बना दूं, बी वाली नीचे को बना दूं, तो क्या कभी संभव है ये पलट के यहाँ ऐसे नीचे की तरफ जा सके? कभी भी नहीं। हाँ, अगर शीशा इस वाली रेखा पर रखा होता तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई ये इस तरीके से बनेगा, तो ये डार्क, ये खाली, और ये एरो नीचे की तरफ को आ जाएगा ऐसे, तब तो मैं कह सकता था। तब तो मैं कह सकता था। लेकिन शीशा जो है वो M1 M2 रेखा पर रखा है, तो जब इधर जाएगा तो नीचे की तरफ को नहीं बनेगा, बल्कि ऊपर की तरफ को बनेगा, ऊपर की तरफ को। आप बताइए, क्या आपको लगा कि ये आपसे सोल्व हुआ, या अभी लग ही नहीं रहा कि सोल्व हो पाएगा सवाल? मिरर इमेज जहां पर भी शीशा रख देंगे जिस लाइन पर, वहां पर शीशा रख के आपको उसकी दूसरी इमेज बनानी है। यानी कि ये इमेज अगर जैसे ये एक्स वाली इमेज है वो इधर रखी है, तो अगर मैं इधर एक बॉक्स बना दूं तो उस बॉक्स में कैसी दिखेगी? तो ट्राइंगल सेम रहेगा, उसके बाद दूर वाला ट्राइंगल दूर बनेगा। ये खाली और ब्लैंक वाला था तो खाली वाला बाहर है तो यहाँ बाहर है, तो यहाँ भी बाहर, भरा हुआ अंदर है तो ये अंदर। ये एरो था, ये इस साइड को जा रहा था, जब शीशे में देखोगे तो इस साइड को जाता हुआ दिखेगा, तो ये यहाँ आ गया। ऐसा ऑप्शन बनेगा, और ऐसा ऑप्शन एक ही है, बी। ए सॉरी, ऐसा ऑप्शन क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसे बता दीजिए, चलिए इसको बता दीजिए, शबनम बताएगी इसको। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। बताइए क्या करेंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो मैंने आपको भी बताया। जो स्क्रीन के पास है वो स्क्रीन के पास रहेगा, सॉरी जो शीशे के पास है वो शीशे के पास रहेगा, जो शीशे से दूर है वो शीशे के दूर रहेगा। शबनम सी, शाहिदा सी, बिल्कुल सी इज द आंसर। सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ब्लॉक है ना। ठीक है, बना दिया जी। अब उस ब्लॉक के अंदर एक स्क्वायर है, लो जी स्क्वायर भी बना दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, उसको तो कोई दूर नहीं है, कोई पास नहीं है। अब आप देखिए, जो नीचे वाली लाइन है वो शीशे के पास है, तो नीचे वाली लाइन शीशे के पास रखेंगे, और ऊपर वाली लाइन शीशे के दूर है तो शीशे के दूर पहुंचा दी। ये ऐसे बना दी। बताइए कोई कंफ्यूजन? भाई शीशे के पास थी नीचे वाली लाइन, तो नीचे से लाइन शीशे के पास रखी, और ऊपर वाली लाइन दूर थी तो उसे दूर की तरफ ले गए। अब कंफ्यूजन कुछ नहीं, शीशे के पास क्या है, ओ, तो शीशे के पास ही क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल। ये एरो है। अब आपने देखा, जब आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखाई दिया कि ये जो एरो है ये कहीं ना कहीं शीशे के पास को जा रहा है, जो इसकी पॉइंट है वो दूर है शीशे से, और इसका जो एरो है वो पास है। तो बिल्कुल सेम शीशे के पास को जाता हुआ एरो बनेगा, और जो पॉइंट दूर है वो शीशे से दूर बनेगा।
तो ऊपर जाके आपने ध्यान से देखा, तो आपको पता चला इस तरीके का कोई हमारा सोल्व बनेगा। ऐसा सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएँगे सवालों को, और नहीं भी कर पाएँगे तो आप लोगों से बेहतर तो बिल्कुल हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मिरर इमेज के चैप्टर्स की, मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है, उसमें हैं ये सवाल। 50 सवाल भी कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरी लाइफ में। तो माय डियर, यू हैव बीन अ वेरी गुड ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई चैप्टर हो जो आपको पढ़ना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं रीज़निंग के, वो सब दूर कर दूँ। अगर आपको पिछले पढ़ाए गए किसी भी सेशन में कोई भी डाउट है, तो कल की क्लास के बाद आप मुझसे पूछ लेना। हालाँकि अभी मैं कुछ और टॉपिक्स और पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ जैसे-जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, आपके अंदर जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न या किसी भी तरीके का कोई टॉपिक को लेके आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके आप मैसेज भी डाल सकते हैं। रिप्लाई करूँ ना करूँ, लेकिन क्लास में आपको ज़रूर डेफ़िनेटली उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरा ध्येय और हमारी अकेडमी का ध्येय यही है कि आपके पास जो हो बेहतर और कंप्लीट स्टडी हो, और जब आप कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएँ अपनी स्टडी करके, तो आप जिस भी एग्ज़ाम को दें तो आपको हर एक चीज़ को बार-बार ना पढ़ना पड़े। जैसे आपने बचपन में टेबल्स याद किए होंगे, 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, इस तरीके से आपने याद किए होंगे, वो आपको आज तक याद है। तो मैं भी उन्हीं कॉन्सेप्ट पे भरोसा करता हूँ कि स्टडी एक ही बार होनी चाहिए, फिर वो आपके काम आनी चाहिए हर जगह। तो जो भी आपको हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो, या आपको लगता हो कि कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई समस्या है, कन्फ्यूज़न है, या आपको सवाल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कल की क्लास के बाद बताइएगा, और हम उन सब चीज़ों पे डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही माय डियर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।